हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं आज करंट अफेयर 27 नवंबर 2023 का। तो इसमें पहला टॉपिक है मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण। तो देखिए, इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय गांधी मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण, अमृत सरोवर और जलदूत ऐप के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, देखिए हम इसको पहले बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर कुछ शादी विवाह का कार्यक्रम चला, तो इसमें कुछ साउंड वगैरह बज रहा है, तो हम लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान लगाते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित सामाजिक अंकेक्षण पर प्रबंध सूचना प्रणाली का हालिया डेटा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का में सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति क्या है। सामाजिक अंकेक्षण पर MIS के आंकड़ों के अनुसार 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 6 ने ग्राम पंचायतों मनरेगा के तहत किए गए कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण को पूरा करने में 50% का आंकड़ा पार कर लिया है। सामाजिक अंकेक्षण में व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए ग्राम पंचायतों में 100% कवरेज हासिल कर केरल अग्रणी बनकर उभरा है। केरल के अलावा 5 अन्य राज्यों ने सामाजिक अंकेक्षण कवरेज में 50% का आंकड़ा पार कर लिया है, जिनमें बिहार 64.4%, गुजरात 58.8%, जम्मू कश्मीर 64.1%, उड़ीसा 60.42% और उत्तर प्रदेश 54.97% शामिल है। केवल 3 राज्यों तेलंगाना 40.5%, हिमाचल प्रदेश 45.32% और आंध्र प्रदेश 49.7% ने 40% या अधिक गाँवों को कवर किया है। तेलंगाना के अलावा चुनाव वाले राज्यों में संख्या वास्तव में कम है, जिनमें मध्य प्रदेश 1.73%, मिजोरम 17.5%, छत्तीसगढ़ 25.06% और राजस्थान 34.74% है। देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिया गया है जो कि ऑडिटेड पंचायत से है। केरला इज द ओनली स्टेट दैट हैज कंप्लीट सोशल ऑडिट ऑफ ऑल एक्टिविटीज डन अंडर मनरेगा इन ईच ऑफ इट्स ग्राम सभा मैप शो ऑफ परसेंट ऑफ ग्राम पंचायत ऑडिटेड नेशनली फॉर मनरेगा एक्टिविटीज इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा। आगे देखते हैं हम लोग अब सामाजिक अंकेक्षण क्या है। तो सामाजिक अंकेक्षण आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा करने और यह निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि क्या राज्य द्वारा रिपोर्ट किए गए व्यय जमीन पर खर्च किए गए वास्तविक धन को दर्शाते हैं। सामाजिक अंकेक्षण मनरेगा अधिनियम 2005 में अंतर्निहित भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र है। इसमें मनरेगा के तहत बनाए गए बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, मजदूरी में वित्तीय हेराफेरी और किसी भी प्रक्रियात्मक विचलन की जांच करना शामिल है। उद्देश्य क्या है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सामाजिक अंकेक्षण नागरिकों को सरकारी पहलों की दक्षता और प्रभावशीलता की जांच तथा मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। वैधानिक फ्रेमवर्क। मनरेगा के संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 17 ग्राम सभा को कार्यों के निष्पादन की निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए कानूनी आधार प्रदान करने का आदेश देती है। योजना नियम अंकेक्षण 2011, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा परीक्षा नियम 2011 के रूप में जाना जाता है, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए थे। ये नियम देश भर में पालन किए जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रियाओं और सोशल ऑडिट यूनिट, राज्य सरकार एवं मनरेगा के फील्ड कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न संस्थाओं के कर्तव्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं। सामाजिक अंकेक्षण इकाइयाँ कार्यान्वयन प्राधिकारियों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जिससे कार्यक्रमों का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए वे गत वर्ष राज्य द्वारा किए गए मनरेगा व्यय के 0.5% के बराबर धनराशि के हकदार हैं। ऐसे मामलों में जहां राज्य नियमित सामाजिक अंकेक्षण करने में विफल रहते हैं, केंद्र के पास मनरेगा के तहत आवंटित धन के वितरण को रोकने का अधिकार है। कार्यान्वयन में चुनौतियाँ। सामाजिक अंकेक्षण के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के बीच सीमित जागरूकता के चलते इस प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को बाधित कर सकता है। सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों के लिए सीमित वित्तीय संसाधन उनकी गतिविधियों के दायरे को सीमित करते हुए संपूर्ण और प्रभावी ऑडिट करने की उनकी क्षमता से समझौता कर सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव। सामाजिक संकेक्षण की निष्पक्षता में बाधा डाल सकता है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता व निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। कार्यान्वयन प्राधिकारियों एवं सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों के सहयोग और समन्वय का अभाव। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्टों के निष्कर्षों और सिफारिशों पर अनुवर्ती निरंतरता एवं कार्रवाई का अभाव। निहित स्वार्थों की वजह से धमकियों और उत्पीड़न का सामना करने वाले सामाजिक लेखा परीक्षकों और मुखबिरों
के लिए सुरक्षा और समर्थन का अभाव। मनरेगा मनरेगा वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विश्व के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। मनरेगा एक वैधानिक फ्रेमवर्क है जो नियोजना के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है और ग्रामीण गरीबों को काम करने का अधिकार देती है। मनरेगा के तहत कुल 11.37 करोड़ परिवारों ने रोजगार प्राप्त किया है और 15 दिसंबर 2022 तक कुल 289.24 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार उत्पन्न हुआ। उद्देश्य: यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है जो सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना, सक्रिय रूप से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना। मनरेगा की उपलब्धियां: मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का उपयोग करके वाटरशेड विकास सिद्धांतों रीच टू वैली अप्रोच के आधार पर ग्राम पंचायतों की एक एकीकृत समग्र योजना शुरू की है। इसे दिसंबर 2022 तक 2,62,654 ग्राम पंचायतों को 3 वर्ष में पूरा करने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली DBT मनरेगा के तहत 99% मजदूरों को उनके मजदूरी सीधे उनके बैंक डाकघर खातों में प्राप्त हो रही है। यह पारदर्शिता तथा समय पर वेतन जारी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सिक्योर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसे विशेष रूप से मनरेगा कार्यों के लिए अनुमान तैयार करने तथा अनुमोदन हेतु डिजाइन एवं विकसित किया गया है। कौशल विकास परियोजना उन्नति उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करना और इस तरह की उनकी आजीविका में सुधार करना है ताकि वे वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सके। दिसंबर 2022 तक 27,383 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नई पहलें: अमृत सरोवर, जलदूत ऐप, लोकपाल। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ विगत वर्ष के क्वेश्चन हैं। तो निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने के पात्र हैं? 2011 का है। तो ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवारों को वयस्क सदस्य, दूसरा है गरीबी रेखा से नीचे BPL के परिवारों के वयस्क सदस्य, और तीसरा है सभी पिछड़े समुदायों के परिवार के वयस्क सदस्य, और डी है किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो ऑप्शन डी सही है। अब आता है कोयला वास्तविकताओं के साथ सतत ऊर्जा लक्ष्यों को संतुलित करना। तो कैसे कोयला के बारे में है, कैसे संतुलित हो रहा है, तो चर्चा में क्यों आया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा के उभरते परिदृश्य में पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के बीच टकराव स्पष्ट है। कोयला एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला परंतु अत्यधिक प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत है जिसे वैश्विक सतत लक्ष्यों के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जा रहा है। स्वच्छ विकल्पों को अपनाने के प्रयासों के बावजूद विश्व भर में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के मार्ग में कोयला एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। ऊर्जा मिश्रण में कोयले की क्या भूमिका है? वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में कोयला वर्ष 2022 में विश्व की कुल ऊर्जा में तेल, कोयला तथा गैस का हिस्सा क्रमशः 30%, 27%, 23% था, जबकि सौर व पवन ऊर्जा स्रोतों ने कुल मिलाकर केवल 2.4% का योगदान दिया। वैश्विक बिजली उत्पादन में कोयला 1/3 से अधिक की आपूर्ति करता है, भले ही यह सबसे अधिक कार्बन सघन जीवाश्म ईंधन है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में कोयला भारत के प्राथमिक ऊर्जा खपत का केवल 10.4% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से है। वर्ष 2022 में कोयला तथा तेल गैस के हिस्सेदारी क्रमशः 55.1% एवं 33.3% रही। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्र TPP ने भारत की 74.3% बिजली का उत्पादन किया तथा मांग को पूरा करने के लिए TPP द्वारा उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है। भारत में TPP द्वारा उपयोग किए जाने वाला 96% कोयला घरेलू खदानों से आता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में बिजली काफ़ी कम दाम में उपलब्ध है। भारत की राष्ट्रीय विद्युत योजना का अनुमान है कि भारत में TPP क्षमता वित्त वर्ष 2023 के 2012 गीगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 2032 तक 259 से 262 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। भारत की प्रति ऊर्जा आपूर्ति वैश्विक औसत का 37% है, जो मानव विकास सूचकांक के अनुरूप बढ़ती ऊर्जा मांग को उजागर करती है। वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ इसे संतुलित करने के लिए देश को विद्युत क्षेत्र के उत्सर्जन को कम करने हेतु स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को लागू करना जारी रखना चाहिए।
पीक तथा आप पीक मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर एवं किफ़ायती आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ताप विद्युत संयंत्र टीपीपी का कुशल संचालन भारत के लिए आवश्यक है। 1750 में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तथा 2021 के अंत के बीच जीवाश्म ईंधन व उद्योग से भारत का संचयी उत्सर्जन कुल वैश्विक उत्सर्जन का केवल 3.3% है, जो यूरोप 31%, अमेरिका 24.3% और चीन 14.4% की तुलना में बहुत कम है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इन 2020, तो शेयर ऑफ कोल रेट से है और शेयर ऑफ ऑयल गैस परसेंट का देखिए ये है, थोड़ा ऑरेंज से है और येलो है, रेस्ट है येलो से है। ओके, तो वर्ल्ड में देखिए 27% और 55% ऑयल गैस और 18% रेस्ट, और फिर ऑकेड है और यूरोपियन है, यूएस है, इंडिया है और चाइना है। इंडिया देखिए सब 55% ऑयल कोल पर है और गैस है 33%, 12% रेस्ट है। कोयले के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव क्या है? तो कोयले की गुणवत्ता तथा परिवहन। प्रमुख कोयला खनन देशों की तुलना में भारतीय कोयले में फ्लाई ऐश का स्तर अधिक होता है। अधिक राख के साथ कोयला जलाने से बॉयलर ट्यूबों का क्षरण और विफल होती है, जिससे संयंत्र की उपयोगिता, दक्षता तथा प्रदर्शन प्रभावित होता है, जो उत्सर्जन में वृद्धि करता है। बिना धुले कच्चे कोयले को 500 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित विद्युत संयंत्रों तक ले जाने से परिवहन प्रणाली बाधित होती है और इसके परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तथा पर्यावरण प्रदूषण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन। असम और मेघालय के अलावा भारतीय कोयले में चीनी विद्युत संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की तुलना में सल्फर की मात्रा कम होती है। भारत में इसके ऊंचे ढेर और अनुकूल मौसम की स्थिति सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को दूर दूर तक फैलने में मदद करती है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार ऐतिहासिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन ने शीतलन प्रभाव उत्पन्न किया है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। फ्लू गैस डिस्फ्लराइजर। मौजूदा विद्युत संयंत्रों के एफजीडी के साथ रेट्रोफिटिंग से विशिष्ट कोयले की खपत बढ़ जाती है, ऊर्जा दक्षता कम हो जाती है और ऊर्जा और उच्च उत्सर्जन तीव्रता तथा अस्थायी संयंत्र बंद हो जाते हैं। फ्लू गैस डिस्फ्लराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निकास गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को हटा देती है। परिचालित विद्युत संयंत्रों को बंद करने में असमर्थता के कारण भारत में एफजीडी की रेट्रोफिटिंग में देरी हुई है। रोजगार एवं उद्योग। कोयला क्षेत्र विद्युत, इस्पात, सीमेंट और एल्यूमीनियम जैसे उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लाखों व्यक्तियों को रोजगार देता है। स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप रोजगारों के संरक्षण और आर्थिक स्थिरता में संतुलन हो सकता है। ऊर्जा अभिगम और सामर्थ्य। कोयला विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे बड़ी आबादी के लिए अधिगम और सामर्थ्य सुनिश्चित होती है। नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा अभिगम बनाए रखने पर विचार करना चाहिए। सतत विकास। कोयले पर प्रभाव कम करने की रणनीतियाँ क्या हैं? तो थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में वृद्धि हो रही है। स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के विकास और पर्यावरण के संसाधनों को प्रोत्साहित करना है और ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण किया जा रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों के वैश्विक सहयोग। जैसे महत्वपूर्ण खनिजों एक स्थिर और विविध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करना। ग्रिड स्केल बैटरी भंडारण के लिए आवश्यक अधिकांश महत्वपूर्ण सामग्रियों के शीर्ष 3 उत्पादकों को विशेष रूप से चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चीन जैसे देशों पर आयात निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए राजनयिक राह तलाशना। बैटरियां वर्ष 2030 के बाद ही लागत प्रभावी हो सकती हैं। परमाणु ऊर्जा विस्तार। कोयले के निम्न कार्बन विकल्प के रूप में नाभिकीय ऊर्जा में निवेश हेतु समर्थन बढ़ाना। अधिक दक्षता और सुरक्षा के लिए छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों हेतु अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन। पंप युक्त भंडारण परियोजनाएं एवं ग्रिड एकीकरण। सौर और पवन जैसे आंतरिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को पावर ग्रिड में कुशलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए पंप युक्त भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। धुले हुए कोयले का अधिदेश। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए खदानों से 500 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित टीपीपी में धुले कोयले के उपयोग को अनिवार्य करने वाले नियम लागू करना। आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में कोयला धुलाई शुल्क को एकीकृत करना। इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन। भारत में वर्तमान विद्युत संचरण क्षमता का लगभग 30% सुपर क्रिटिकल या अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 15% कम करती है। एकीकृत गैसीकरण संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्रों की क्षमता 46 से 48% है और वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर सकते हैं। वर्ष 2030 से पहले IGCC या IUSC प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लिए परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।
एनटीपीसी को शून्य कार्बन विद्युत उत्पादन के लिए छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों हेतु कुछ विद्युत संयंत्र स्थलों का पुनः उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। अब आता है मौजूदा टीपीपी के लिए कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों का पता लगाने और उन्हें विकसित करने के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा अभिगम बनाए रखने पर विचार करना चाहिए। कण उत्सर्जन में कमी। विद्युत संयंत्र के प्रदूषकों के लिए श्रेणीबद्ध प्राथमिकता दृष्टिकोण लागू करना, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम कणिका पदार्थ में कमी को प्राथमिकता दी जाए। कणिका पदार्थ उत्सर्जन में 99.97% की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लागत प्रभावी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर तैनात करना। तो ये PIQ है, 2020 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा होता है। और दूसरा कथन है, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड छोड़ते हैं। तीसरा है, भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। आता है भारत लिथुआनिया संबंध। तो ये चाहे चर्चा में क्यों है। तो देखिए यहाँ पे साउंड थोड़ा तेज हो गया, तो हम लोग फटाफट इसको पढ़े खत्म करते हैं। चर्चा में क्यों है, इस समय चर्चा में क्यों है भारत लिथुआनिया संबंध। तो हाल ही में भारत के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री और लिथुआनिया गणराज्य के विदेश मंत्री में उप मंत्री ने भारत व लिथुआनिया के बीच समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक की है। बैठक के मुख्य बिंदु क्या है, तो विनियस में रेजिडेंट मिशन का उद्घाटन, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग और क्लेपेडा पोर्ट लाभ और विविध निवेश का अवसर भी बढ़ेगा इसमें। देखिए यहाँ पर इसका ये है लिथुआनिया का। आगे देखते हैं। तो इसका ऐतिहासिक संबंध है, भाषाई समानताएं, लिथुआनिया और संस्कृत भाषाएं, और फिर बौद्धिक आदान प्रदान करना है। राजनीतिक संबंध भी है, जिसे मान्यता है 1991 में यूएसएसआर लिथुआनिया का स्वतंत्र ये भारत ने माना था। दूतावास और वाणिज्य दूतावास। तो ये 2008 में नई दिल्ली में अपना दूतावास स्थापित किया। वर्तमान में भारत विश्व के 3 माध्यम थे। और भारत लिथुआनिया फोरम 2010 में हुई थी। संस्कृति, शिक्षा, व्यवसाय, व्यापार गतिशीलता में लिथुआनिया से प्रमुख भारतीय आयात सब्जियां, लकड़ी और लकड़ी के निर्मित वस्तुएं, कपड़ा, विद्युत मशीनरी, ये सभी का। अब लोहा हो गया, अब फोटोग्राफिक, ऑप्टिकल, ये सभी व्यापार होते हैं। लिथुआनिया को प्रमुख भारत निर्यात करता है। तो परमाणु बैटलर और रिएक्टर भेषजीय जी पदार्थ होते हैं। मछली, कार्बनिक रसायन, तंबाकू निर्मिक और तंबाकू, कपड़ा, लोहा, इस सब है। सांस्कृतिक भाषा है, तो सांस्कृतिक भाषा सहभागिता, योग तथा आध्यात्मिक रुचि, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम। अब आता है राज्य विधायकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं। तो देखिए ये तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम लोग फटाफट इसको पढ़ते हैं। चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकता है तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 200 में उल्लिखित विशिष्ट कार्रवाइयों का पालन करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 200 का मुख्य पहलू यह है कि यह राज्यपाल को सहमति रोकने के अपने कारणों के बारे में सूचित करने तथा विधानमंडल को विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करने का आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। तो यदि कोई राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करता है तो उसे अनुच्छेद 200 का अनुपालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का फैसला करता है तो उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस करना होगा। विधेयक के पुनर्मूल्यांकन के लिए विधानमंडल की आवश्यकता को संप्रेषित करने की आवश्यक कदम के बिना राज्यपाल द्वारा सहमति को रोकना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। विधेयक पर अंतिम निर्णय निर्वाचित विधायिका का होता है तथा राज्यपाल का संदेश उन्हें सहमत होने के लिए बाध्य नहीं करता है। अर्थात एक बार जब सदन लौटाए गए विधेयकों को संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के दोबारा पारित कर देता है तो राज्यपाल के पास सहमति देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है। किसी विधेयक को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार निर्वाचित विधानमंडल के पास है एवं राज्यपाल का संदेश विधायी निकाय को बाध्य नहीं करता है। विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं। तो अनुच्छेद 200 विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सम्मति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। 201 में क्या है। 201 में है राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उसे रोक सकता है। राज्यपाल के पास उपलब्ध विकल्प। तो देखिए उसके यहाँ पे है, संविधान के प्रावधानों के खिलाफ राज्य नीति निर्देशक का विरोध करना, देश के व्यापक हित के खिलाफ गंभीर राष्ट्रीय महत्व, संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। क्या राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर किसी विधेयक पर सहमति रोक सकता है। तो जबकि अनुच्छेद 200 को पढ़ने से पता चलता है कि राज्यपाल अपनी सहमति रोक सकता है। विशेषज्ञों का सवाल है कि क्या वह केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा कर सकता है। तो अनुच्छेद 154 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए लंबित विधेयकों से जुड़ी समस्याएं क्या है। तो निर्णय लेने में देरी होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करना है, लोक धारणा है, उत्तरदायित्व की कमी है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे गवर्नर कुछ यहाँ पे दे सकते हैं क्राइटेरिया है, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ड्यूल कैपेसिटी है, और अपॉइंटमेंट एंड टेनर पार्ट 6 में है, और एंडिंग टेनर बिफोर 5 ईयर है, और पावर ऑफ पार्ट 6 है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे की बात है राज्यपालों को अनुच्छेद 200 के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। विधेयकों के विषय में अपनी चिंताओं को तुरंत बताना चाहिए और उन्हें पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस भेजना चाहिए। यह एक उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। विधानसभा के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। इस पर देखिए, तो ऐसे ऐसे यहाँ पे है। प्रीलिम्स का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं? तो देखिए, इसमें 1 और 3 सही है। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना। राज्य सरकार तीसरा है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के बिना है। ठीक है। इसमें अभी भी इसमें कुछ व्याख्या वगैरह दिया गया है, और इसमें एक महिलाओं और लड़कियों के लिंग संबंधी हत्याएं यानी कि ऑनर किलिंग के बारे में बात किया जा रहा है। तो चर्चा में क्यों आया है, देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में ड्रग्स और अपराध एवं संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC एवं UN में वुमन ने जेंडर रिलेटिंग किलिंग ऑफ वुमन एंड गर्ल होमिनिसाइड शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया है, जिसमें वर्ष 2022 में महिलाओं लड़कियों के लिंग संबंधी हत्याओं की वृद्धि में खुलासा हुआ है। तो क्या है ये फेमिसाइड? तो महिला हत्या या स्त्री हत्या से तात्पर्य महिलाओं या लड़कियों का जानबूझकर केवल इसलिए हत्या करना है क्योंकि वो महिला हैं। यह एक लिंग आधारित अपराध है जिसकी जड़ें गहराई तक व्याप्त सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति भेदभाव में निहित है। आनों नहीं है, इसमें महिलाओं के लिए है। ठीक है। स्त्री हत्या मानव हत्या से इस मायने में भिन्न है कि यह विशेष रूप से व्यक्तियों को उनके लिंग के आधार पर लक्षित करती है, जिसमें अक्सर ऐसी स्थितियां शामिल होती हैं जहां महिलाओं को उनके सहयोगियों, परिवार के सदस्यों या व्यक्तियों द्वारा स्त्री देश लिंग आधारित हिंसा या महिलाओं का अवमूल्यन करने वाली सांस्कृतिक मान्यताओं जैसे कारणों से मार दिया जाता है। तो स्त्री हत्या फेमिसाइड के रुझान वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में लगभग 89,000 महिलाओं और लड़कियों को जानबूझकर मार दिया गया, जो पिछले 2 दशकों में दर्ज सबसे अधिक वार्षिक संख्या है। वर्ष 2021 में चरम पर पहुंचने के बाद वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर हत्याओं की संख्या में गिरावट शुरू हो गई है, लेकिन महिलाओं की हत्याओं की संख्या में गिरावट नहीं हो रही है। अपराधी पीड़ित असमानता पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मामले में अंतरंग साथी या परिवार से संबंधित हत्याओं का शिकार होने की संभावनाएं अधिक होती है, जबकि पूरे विश्व में अधिकांश हत्याएं पुरुषों और लड़कों पर वर्ष 2022 में वर्ष 80% की जाती है। महिलाएं तथा लड़कियां घरेलू हिंसा में से असमान रूप से प्रभावित होती हैं। वे घर में हत्याओं के सभी पीड़ितों में से लगभग 53% और अंतरंग साथी हत्याओं के साथ सभी पीड़ितों में 66% का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाद्वीपीय रुझान तो देखिए, यहाँ पर अफ्रीका ने वर्ष 2022 में महिलाओं की अंतरंग साथी परिवार संबंधी हत्याओं की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है, जो 13 वर्षों में सबसे पहले एशिया से आगे निकल चुकी है। क्षेत्रीय विविधताएं हालिया परिवर्तन वर्ष 2022 में अनुमानित 20,000 पीड़ितों साथ अफ्रीका वर्ष 2013 के बाद पहली बार पीड़ितों की सबसे अधिक संख्या वाले क्षेत्र के रूप में एशिया सबसे आगे निकल गया है। वर्ष 2022 में अफ्रीका अपनी महिला आबादी के साथ आकार प्रति 1 लाख महिलाओं पर 2.8 पीड़ित के सापेक्ष पीड़ितों की सबसे अधिक संख्या वाला क्षेत्र भी था। वर्ष 2010 और 2022 के दौरान हालांकि उप क्षेत्रों में मतभेदों के साथ तथा पश्चिमी व दक्षिणी यूरोप में कुछ असफलताओं के साथ, विशेष रूप से शुरुआत के बाद से वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान यूरोप में महिला अंतरंग साथी परिवार से संबंधित हत्याओं की संख्या 21% तक औसत कमी देखी गई है। भारत विशिष्ट दृष्टिकोण भारत में विगत 1 दशक में लैंगिक आधार पर हुई हत्याओं में थोड़ी कमी देखी गई है। हालांकि दहेज से संबंधित मौतें, ऑनर किलिंग तथा जादू टोना के आरोप जैसे मुद्दे निरंतर बरकरार है। भारत में लिंग संबंधी मौतों के प्रमुख कारण के रूप में दहेज संबंधित कारण लगातार इस सूची में शीर्ष पर हैं, जिसमें ऑनर किलिंग तथा जादू टोना संबंधी हत्याओं का प्रतिशत कम है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC क्या है? इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी तथा वर्ष 2002 में इसे UNODC का नाम दिया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम तथा वियना में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अधीन अपराध रोकथाम तथा आपराधिक न्याय प्रभाग के सत्य मिलकर ड्रग नियंत्रण एवं अपराध को रोकथाम कार्यालय के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, इस प्रकार ये हम लोग 27 नवंबर कर रहे थे, ये समाप्त होता है करंट अफेयर। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट मिलेंगे 28 नवंबर में। धन्यवाद।